बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब के जो अल्फाज थे उसके भी शुक्रगुजार हूँ। एक करेक्शन करना चाहूँगा कि इस बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। और मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख़ याद रखेगा, मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फ़ख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है। और जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है ये पिछले 2 महीने में, इस पे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। जी प्लीज़। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वत्तु इज़्ज़ु मंतशा वत्तु ज़िल्लु मंतशा, और जितना हमने अपना पार्लियामान का इज़्ज़त रखा है, अपना दस्तूर का इज़्ज़त रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज़्ज़त रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का। जहाँ तक इस आइन साजी की बात है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनाब स्पीकर, मेरे लिए अगर मैं कुरान पाक के बाद किसी किताब को मानता हूँ तो वो पाकिस्तान की दस्तूर है, पाकिस्तान की आइन है, हमारा इस्लामी वफाकी जमहूरी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि उन ज़मानों में भी जमाते उलमा इस्लाम उन बेंचेस पे बैठे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बेंचेस पे बैठे थे, और उन ज़मानों में भी सियासी इख्तलाफ था, अरूज पे था। अगर आजकल के सियासतदान, आजकल पाकिस्तान की अवाम समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब और आज का कायदे-ए-हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान इख्तलाफ, सियासी जो पोलराइजेशन हुआ है, वो कोई अरूज पे है, तो याद रखना चाहिए कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था और जमाते उलमा इस्लाम के कायदे-ए-हिज़्ब इख्तलाफ था, तो तब भी हमारा सियासी इख्तलाफ, नज़रियाती इख्तलाफ अरूज पे था। मगर जब पाकिस्तान की बात आती थी, जमहूरियत की बात आती थी, आइन साजी की बात आती थी, तो हम सारे इख्तलाफात भूल के एक मेज़ पे बैठ के इत्तेफाक कायम करके सरजमीन बे आइन को अपना आइन दिलवाया था। हमने 18वीं तरमीम के वक्त उस दौर के सियासी हालात के मुताबिक सियासी इत्तेफाक राय पैदा करके, तारीखी आइन साजी करके, जो हमारा आइन में तमाम काले कवानीन थे, आमिर के डले हुए जज साहिबान की इजाज़त के साथ, वो तमाम
काले कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए, और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। लेकिन सियासतदान के इम्तिहान ही यही होता है कि जितना आपको स्पेस मिलता है, आप उस स्पेस पे कितना खेल सकते हो। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप का जो हालात है वो आपके सामने है, जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के इत्तेहादी अपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है उनसे हमारा बाकायदा राब्ता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता। इस हालात में जितना इत्तफाक राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तफाक राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे, ये भी इनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के, या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है, और हमारे भाई वो दे या ना दे ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आज़म और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे, वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम
ये जरा देखे, गौर करे कि पाकिस्तान की जी प्लीज। जहां तक जनाब स्पीकर, जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब बात। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूंगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये ट्रेजरी साइड से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफ़ा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल ज़िया हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58 2B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, ये है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं
तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं जनाब स्पीकर। अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, दांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनकी इनपुट के बाद हटाए गए। इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दे? आप हमारा वज़ीर आज़म को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने 58(2) भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58(2) भी वापस अपने पास ले लिया। हमने अदम एतमाद को वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वजीर आजम को हटाना। तारीख में पहली बार हम वो हमारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और अदालत एक गैर आईनी 63A के फैसला के थ्रू हमसे वो इख्तियार छीनते हैं, अदम एतमाद का शर्त को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वजीर आजम को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वजीर आजम को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते? हम पे फर्ज था, हमारा ये जिम्मेदारी था बेहैसियत सियासतदान, बेहैसियत पार्लियामान के मेंबरान, कि हम अपना हाउस का, पार्लियामान का अथॉरिटी असर्ट करते और वो जो गैर जमहूरी अमल था जुडिशल रिफॉर्म्स के थ्रू उसको अटेस्ट करने की कोशिश की। और हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स के 2-3 ही कंपोनेंट्स है जनाब स्पीकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत। इस पे जनाब स्पीकर बहुत ही तंकीद हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि
ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आइन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बनने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बीज बोया, ये सोच रखा। उसके बाद जस्टिस डुराब पटेल साहब ने, जनाब स्पीकर, और जस्टिस डुराब पटेल साहब के बारे में मैं ऑनरेबल हाउस को याद दिलवाना चाहूंगा कि जस्टिस पटेल साहब ऐसे मुंसिफ था जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में एक जस्टिस था, जज था, और जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डुराब पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। और जस्टिस डुराब पटेल को, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उसके दरमियान में जनरल जिया उल हक का पीसीओ था। अगर जस्टिस डुराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस डुराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता, तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस डुराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। ये होता है असल, ये असल रोल है हमारा अदालत का, हमारा मुंसिफ का। और वही जस्टिस डुराब पटेल ने फिर इसके बाद HRCP का बुनियाद रखा। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। उसी सोच को आगे लेके चलते हुए हमने 2006 में आपस में यह तय किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फिर APDM के प्लेटफॉर्म में तमाम सियासी जमातें जो उस तरफ बैठे हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हो, तमाम जमातें अगर ARD के हिस्से नहीं थे तो APDM के हिस्से तो थे। और APDM में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश हुआ और उनके तमाम मेंबर्स ने उस वक्त उस डॉक्यूमेंट का हमायत किया। मतलब 2006 में हम दोनों में ने और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। कहानी वहां भी रुकता नहीं सही। उसके बाद भी 2008 से लेकर 13 तक हमने तमाम कोशिश की। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो धमकी दी कि आपकी पूरी की पूरी 18वीं तरमीम जो 2 दहाई ने इस हाउस की कुल तादाद की हमायत हासिल थी, जिस पे तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया,
जिसके लिए मेरी जमात ने 30 साल सियासी जद्दोजहद लड़ी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, इसलिए कि हमने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स होना चाहिए। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी और जुडिशल रिफॉर्म्स का रास्ता तब रुक गया। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में आईनी अदालत बनाने का वादा, 2022 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक मैंने किया, एक जस्टिस फायज ईसा साहब ने किया। उसी कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की हमायत किया, और क्यों हमायत की? ताकि पाकिस्तान का अथॉरिटेरियन अदालत का वाहिद हल उस सिविल सोसाइटी का बैठक ने यह समझा कि आईनी वफाकी अदालत है। और अगर उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अगर आईनी अदालत नहीं तो कम से कम हमें आईनी बेंच दे दे। 2023 अगस्त जनाब स्पीकर, सिविल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर बाबर और इनका पीटीआई का सेनेटर भी उसी बैठक में मौजूद थे। वो डॉक्यूमेंट आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 का नाम पे मौजूद है। उसमें भी उनका पहला मुतालबा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अंदरूनी मिशन पूरा करो, वफाकी आईनी अदालत बनाओ। 2024 में मेरे पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है। अब मैं पूछता हूं कि यह नई बात है जनाब स्पीकर, हमने जल्दबाजी की, हमें अभी ये पॉइंट याद आया? नहीं जनाब स्पीकर, ये जद्दोजहद, ये सोच कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक की डिबेट रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम वो मिशन पूरा करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदालत में हम वो डेवोल्यूशन, वो डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की आम आदमी को फौरी और जल्दी इंसाफ मिलेगा, मगर जनाब स्पीकर, सियासत, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सियासत में जिद नहीं हो सकता। अगर हम अपने जिद पे कायम रहेंगे तो कामयाबी मुश्किल होगा। तो जब आईनी अदालत पे इतना तंकीद हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा, पीटीआई का मुतालबा मानते हुए आईनी अदालत को छोड़ दिए और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। तो चाहे वो आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, पाकिस्तान की अवाम का काम होने जा रहे हैं। इससे बड़ा काम मैं समझता हूं जनाब स्पीकर वो ये कि हम अपना वफाकी अदालत को बराबरी का नुमाइंदगी दे रहे हैं तमाम सूबे को, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने जब 1973 की आइन बनाया तो तब हमने चारों सूबों कायम की। चारों सूबों कायम करते हुए हमने नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारा वफाक का नुमाइंदगी करता है और बराबरी की बुनियाद पे करता है। मगर हमने ये काम अब अपना अदालत में भी कर दिया। जब हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान को नेशनल असेंबली को अंडरमाइन कर रहे हो, बेइख्तियार बना रहे हो। सब मान चुके हैं
कि इस कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला वैसे ही बराबरी के बुनियाद पे जो वफाकी अदालत बनेगा, वफाकी बेंच बनेगा, वो पाकिस्तान का चारों सूबों की जो काम हमने सेनेट में किया, पार्लियामान में किया, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला अपने अदालत में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो जुडिशल रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। ये तो होता नहीं है, लेकिन यहां उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। ये समझते हैं कि हम ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। पाकिस्तान की तारीख देके, इस खित्ते की तारीख देके, जजेस का अपॉइंटमेंट और जजेस का रिमूवल का तारीख क्या रहा है। एक जमाने में ये बादशाह या जो द किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास इख्तियार थी, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद 1950s में बकायदा ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था, जज को लगाना, जज को हटाना। 1960s के आइन के थ्रू हमने ये फैसला किया कि जज को लगाना तो सदर पाकिस्तान का काम, जज को हटाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। 1973 में हमने वही इख्तियार रखा कि हम लगाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटाएंगे। ये इख्तियार चलता रहा। किसी ने जनरल ज़ियाउल हक को नहीं रोका कि आप आमिर हो, आप कौन होते हो जज लगाने के लिए। किसी ने किसी और को नहीं रोका। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि पहली दफा यह इख्तियार वजीर आजम से छीन के चीफ जस्टिस के पास कब गया था? ये 1996 की बात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की जज अपॉइंट करेगी। खुदा ना खास्ता खातून वजीर आजम अगर अपॉइंट करेगी तो खातून जज अपॉइंट करेगी, हमारा पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। तो अल जहाद के इसके थ्रू इन्होंने ये इख्तियार वजीर आजम से चोरी करके अपने जेब में रखा। जनाब स्पीकर, कहते हैं इनका इख्तियार है। इनसे पूछे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका? वो जो जजेस जिसको हम चैंपियंस मानते हैं, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनानी थी, वही जजेस ने मुशर्रफ के दौर में पीसीओ ओथ लिया था। जनाब स्पीकर, जब उनका कुर्सी खतरा में आ गया तो फिर उनको जमहूरियत याद आ गई, फिर उनको आजाद अदालत याद आ गई। और हम भी जरा अपना सियासत जो उस वक्त का था उस पर गौर करना चाहिए कि हमने भी जजेस को उन जमानों में ये आदत दिलवाई थी ना कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। हमने ये आदत दिलवाई थी इनमें कि जितना जोर से सियासी नारा लगेगा उतना ऊंचा जुडिशरी में आपको ओहदा मिलेगा। हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की अदालत का हशर हुआ, पाकिस्तान क्या दुनिया में मजाक बन गए। जनाब स्पीकर, हर वजीर आजम को हटाए वो छोड़ दे, हर काम उनके पास। वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है, डैम भी बना सकते हैं,
पोटैटो, टमाटर और पकोड़े की कीमत भी का फैसला वो करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर ये काम उनका है, ये काम भी उनका है, तो मैं पूछता हूं कि वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, वजीर खजाना का काम क्या है? अगर इन्होंने ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर ये होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत को, मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकूं। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज़ दी है, उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके, ये रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे, तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे, जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में जमाते उलमा इस्लाम ने जो तजवीज़ दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम। मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तेफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से मैं कहने के लायक हूं कि इस आइन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तेफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद रखता हूं कि कम से कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफ़िका आइन का हिस्सा जरूर मानेंगे। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम होने जा रहा है और इसमें जो एक इनकलाबी काम है, मगर इसको शायद आम तौर पे देखा जा रहा है, वो वही मौसमी तब्दीली के हवाले से जो हमारा वज़ीर कानून ने जिक्र किया। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। मौसमी तब्दीली ग्लोबल एजेंडा है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, वो सब आपके सामने हैं। और जब आप एक वफाकी बेंच बनाने जा रहे हैं जो वफाकी डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, तो ये उनको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के अवाम का जो एनवायरमेंटल राइट्स है उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मगर जनाब स्पीकर, इसमें हमारे जो पानी के मसले हैं, पानी का किल्लत का मसला है, पानी को हर किसी को पहुंचने का मसला है, इसी तरीके से तमाम मौसमी तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, हम ना सिर्फ उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं मगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नया बनने वाला आईनी बेंच
इस आईनी हक को, इस ह्यूमन राइट को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा मगर नया जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में हम साउथ में एशिया में इस नया लीगल कॉन्सेप्ट को, इस नया लीगल प्रेसिडेंट को पाकिस्तान की जुडिशरी के थ्रू हम ये एड्रेस करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस पूरा प्रोसेस में जो मेहनत तमाम सियासी पार्टियों ने की, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ। हमारा MQM के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, IPP के साथियों का, PMLQ का, कोई रह तो नहीं किया, मौलाना फजल रहमान साहब का, जमात उलमा इस्लाम के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। आपका शुक्रिया अदा भी करने वाला हूँ, इंतजार करे भाइयों। मैं ANP का एमल वाली खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर मालिक साहब का और उनका जमात का, सॉरी जी प्लीज जी, डॉक्टर मालिक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और MWM का SIC का। बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार। हम आपकी सियासी मुश्किलात का एहसास करते हैं। जितना आपकी बस में सियासी स्पेस था, जितना आपके पास वो स्पेस अवेलेबल था इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का, उतना आप इस प्रोसेस के हिस्से थे। चले, हमारा आपस में डायरेक्ट बात तो कमेटी के अलावा हुआ नहीं, पर आपका बात मौलाना से, तो मेरा बात मौलाना से, और वो बात फिर वजीर आजम से। तो चले इस तरीके से कान पकड़ते हैं, काम तो तरीकी होने जा रहा है जी। और इस तारीखी काम में आपका किरदार है। आपके जब एतराज निकले तो वो भी आपका एक किस्म का सियासी कामयाबी है। काश 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 आप अपने ही सियासी कामयाबियों को शिकस्त की तरह पेश नहीं करते। अगर आप इसमें हिस्सा डालते, अपना तरमीम लेकर आते, अपना वोट करते, इससे बेहतर होता। जितना मुमकिन था वो हमने करके दिखाया। इस सियासी सूरत हाल में ये सियासी कारनामा है। हम दुआगो है कि हमारा ये जो मेहनत के नतीजे में जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, दुआ हमारा ये है कि नीयत मेरा साफ था, मौलाना फजल रहमान साहब का नीयत भी साफ। उम्मीद ये है कि जो इंसाफ हम दिलवाना चाह रहे थे वो इंसाफ इंशाअल्लाह ताला हमारा आईनी बेंच, हमारा सूबाई बेंच दिलवाएंगे। और मैं फ़ख्र करता हूँ जनाब स्पीकर कि जब आप इस हाउस के अंदर आते हैं तो इट सेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल असेंबली हैज बीन लेड बाय शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं फ़ख्र करता हूँ जनाब स्पीकर, आप उसी अदालत जो मेरे ख़ानदान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट इज़ लाइक अ क्राइम सीन फॉर द जुडिशल मर्डर ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मगर उस अदालत का भी फाउंडेशन स्टोन कायदे अवाम और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इस आइन का फाउंडेशन स्टोन कायदे अवाम
18वीं तरमीम के फाउंडेशन स्टोन सदर जरदारी, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 26th आईनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहीद बीबी के अंदरूना मिशन को पूरा करने में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ साथ मेरा भी किरदार है इसका फाउंडेशन करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।